धन विधेयक का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो एक अनुच्छेद है 199 का तीसरा खंड। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस संबंध में विधानसभा का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। इसके अलावा जो अनुच्छेद 199 का चौथा खंड है, इसमें बताया गया है कि जब कभी कोई धन विधेयक विधान परिषद या राज्यपाल के पास सहमति या अनुमति के उद्देश्य से भेजा जाएगा, तो ऐसे हर अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष को यह प्रमाण पत्र प्रष्टांकित करना होगा, यानी कि इंडोर्ज करना होगा कि उक्त विधेयक धन विधेयक है। जैसे वहां था सेम ऐसा ही है, उक्त विधेयक धन विधेयक, ये चीज है। और अनुच्छेद जो 207 है, इसमें बताया गया है कि धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से ही तथा सिर्फ विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। ठीक है, विधान परिषद में नहीं। ठीक, ये था। ये धन विधेयक था। इसके बाद हम लोग देखते हैं वित्तीय विधेयकों में। ठीक है, वित्तीय विधेयकों की प्रक्रिया। धन विधेयक पारित कैसे किया जाएगा? तो धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर जो 3 वाचन था, यानी 3 रीडिंग, उसी प्रक्रिया द्वारा जो है उसको पारित किया जाता है, जो साधारण विधेयक के मामले में लागू होती है। और विधानसभा द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद धन विधेयक विधान परिषद के पास भेजा जाता है। और इस विधेयक के मामले में विधान परिषद की शक्तियां वहां पर सीमित होती है, क्योंकि वो अधिक से अधिक इतना ही कर सकती है कि उसमें संशोधन के लिए सिफारिश करे, और इसके लिए उसके पास अधिकतम 14 दिन का समय होता है। यदि वह 14 दिनों के भीतर विधेयक पास करके नहीं लौट आती, तो मान लिया जाता है कि विधेयक उसी रूप में पारित हो गया है जिस रूप में विधानसभा ने पारित किया था। और यदि विधान परिषद उस विधेयक को पारित कर देती है, तो विधेयक कानून बन जाता है। और यदि विधान परिषद धन विधेयक से संतुष्ट नहीं है और वो 14 दिनों के भीतर संशोधन से संबंधित सिफारिश कर देती है, तो विधानसभा के पास 3 विकल्प होते हैं, और वो विकल्प सारे वही हैं कि वो सिफारिश को स्वीकार कर सकती है, सिफारिश को खारिज कर सकती है, और कुछ सिफारिश को स्वीकार कर सकती है, कुछ को खारिज कर सकती है। और यदि विधानसभा सभी सिफारिश को खारिज कर देती है, तो समझा जाता है कि विधानसभा द्वारा पारित मूल विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया है,
और यदि विधानसभा सभी या कुछ सिफारिश को ही स्वीकार करती है तो समझ लिया जाता है कि दोनों सदनों ने संशोधित विधेयक को स्वीकार कर लिया। और इसके बाद धन विधेयक जो है राज्यपाल के पास भेजा जाता है और विधानसभा अध्यक्ष विधेयक के साथ जो है, जैसा कि अनुच्छेद 207 में बताया गया था कि एक पृष्ठ मतलब लगाया जाता है, यानी अनुच्छेद 194 के चौथे खंड में था कि एक पृष्ठ लगाया जाएगा, प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करता है कि यह धन विधेयक है। और अनुच्छेद 200 के तहत धन विधेयक के मामले में राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे राज्य के विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला यही होता है कि वो स्वीकृति दे दे, दूसरा वो स्वीकृति ना दे, और तीसरा यह होता है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर ले। जैसा कि अनुच्छेद 201 में बताया गया था कि राष्ट्रपति भी ऐसे विधेयक पर या तो अनुमति दे सकेगा या रोक सकेगा, पर उसे सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकेगा। तो इन विकल्पों के अलावा राज्यपाल और राष्ट्रपति अगर विधेयक को आरक्षित किया गया हो तो उसके पास जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो के प्रयोग का भी विकल्प रहता है, क्योंकि उसके निर्णय के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। और साधारणतः राज्यपाल धन विधेयक पर स्वीकृति दे देता है, क्योंकि विधानसभा में ऐसा विधेयक पेश करने से पहले ही अनुच्छेद 207 के तहत उसकी सहमति ली जा चुकी होती है। इसलिए इस बात की संभावना नहीं के बराबर होती है कि राज्यपाल धन विधेयक को स्वीकृति ना प्रदान करें। और ये जो है वित्तीय विधेयक की प्रक्रिया, तो वित्तीय विधेयक उन सभी विधेयक को कहते हैं, ठीक है, जिनका संबंध वित्त से जुड़े मामले से होता है। इसका संबंध जो है वित्त से जुड़े मामले से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे सरकार के राजस्व से संबंधित अगर ये है, ठीक है, यानी रेवेन्यू से संबंधित ये है, ठीक है, या व्यय से संबंधित है, ठीक है, एक्सपेंडिचर से संबंधित है, ठीक है, या फिर किसी को पर कर लगाना है, उसमें परिवर्तन करना है, तो ये सारे विधेयकों के सामान्य विषय हैं। और जैसा कि हमने बात किया था कि हर धन विधेयक वित्तीय विधेयक होता है, किंतु हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, नहीं होता। और इसको जो है 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। एक वही था जैसे वित्तीय विधेयक, ठीक है, इसका प्रकार 1 यानी टाइप फर्स्ट का प्रकार, जो इसकी चर्चा जो है, ठीक है, अनुच्छेद 207 के पहले खंड से संबंधित है। उसी तरह जो वित्तीय विधेयक प्रकार 2 है, ठीक है, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 207 के तीसरे खंड से संबंधित है। और हम लोगों ने इसको पहले ही देख चुके, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वित्तीय विधेयक प्रकार फर्स्ट की, इसको जो है फाइनेंशियल बिल्स जो है टाइप फर्स्ट कहते हैं। और इसकी चर्चा जैसे कि अनुच्छेद 207 के पहले खंड में किया गया है। तो ये वे विधेयक हैं जिनमें अनुच्छेद 199 में वर्णित कोई विषय तो शामिल है ही, ये विषय शामिल है ही, साथ में कुछ ऐसे विषय भी शामिल है जो अनुच्छेद 199 की परिधि के बाहर के हैं। ये चीजें, और ये जो है 2 मामलों में धन विधेयक के समान है, ठीक है। पहला ये है कि इसे भी जो है विधानसभा में ही पेश किया जाता है, विधान परिषद में पेश नहीं होता है,
यहाँ जो है पेश नहीं होता है। दूसरा है कि इन्हें भी राज्यपाल के सिफारिश से ही लाया जा सकता है, राज्यपाल की सिफारिश से ही पेश किया जाता है। और ऐसे विधेयक पर शेष वही सारे उपबंध लागू होते हैं, वही उपबंध लागू, ठीक है, इन दोनों के अलावा जो साधारण विधेयक के मामले में लागू होते हैं। मामले में और विधान परिषद और राज्यपाल को जो शक्तियां साधारण विधेयक के संबंध में मिली हुई है वे ही इन विधेयक के संबंध में भी लागू होती है। जैसे कि राज्यपाल चाहे तो ऐसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों को लौटा सकती है, जबकि धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद जो है दूसरा जो हमारा है वो है वित्तीय विधेयक प्रकार 2, फाइनेंशियल बिल्स टाइप 2 ये है। और इस वर्ग में वे, जैसे कि इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 207 के तीसरे खंड में है, ठीक है। और इन विधेयकों में राज्य की संचित निधि से जुड़े जो राज्य की संचित निधि से जो खर्च जुड़े होते हैं वो उपबंध इसमें शामिल है, ठीक है। इन विधेयकों में राज्य की संचित निधि से होने वाले खर्चों से जुड़े उपबंध होते हैं, लेकिन ऐसा कोई विषय शामिल नहीं होता जिसका संबंध अनुच्छेद 199 में शामिल विषयों से। और इस पे भी वही प्रावधान लागू हैं जो साधारण विधेयक के मामले में लागू, वही प्रावधान लागू है। यानी कि इन्हें किन्हीं भी सदन में शुरू किया जा सकता है और इसके लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यपाल के पास जो है इन विधेयकों के संबंध में स्वीकृति देने, रोक लेने, पुनर्विचार हेतु वापस भेजने सहित सभी विकल्प होते हैं। और इन विधेयक के संबंध में सिर्फ एक बात विशेष है और वो है कि कोई भी सदन जब चाहे तब शुरू कर सकता है, कोई भी सदन जब चाहे तब जो है शुरू कर सकता है, किंतु जब सदन उस पर विचार करना या उसे पारित करना होता है तो उससे पहले राज्यपाल की सिफारिश लेना जरूरी होता है और ये सिफारिश दोनों सदनों को लेनी पड़ती है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं राज्य के मामले में जो विभिन्न प्रकार की निधियां हैं और यहीं पर जो है हमारा चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स। और भारतीय संविधान में जो है राज्य सरकार के राजस्व और खर्चों के लिए 3 प्रकार की निधियों की चर्चा है। एक है राज्य की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 266 में किया गया है और इसमें जो है राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन, यानी कि राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व, ठीक है, तथा ऋण अदायगी, यानी जो लोन रीपेमेंट है से प्राप्त होने वाला
सारा धन इसी में जमा कराया जाता है। और राज्य सरकार के सभी खर्चे भी सामान्यतः इसी निधि के माध्यम से पूरे होते हैं। ठीक है। और जैसा कि हम लोगों को पता है, इस निधि से तभी धन निकाला जा सकता है जब राज्य के विधानमंडल ने विनियोग अधिनियम, यानी जो एप्रोप्रिएशन एक्ट है, या फिर जो अनुपूरक अनुदान है, ठीक है, जिसको सप्लीमेंट्री ग्रांट कहा जाता है, ग्रांट, इससे संबंधित अधिनियम पारित करे, तभी इसे धन निकाला जा सकता है। संबंधित अधिनियम पारित किया हो, ये चीजें। और जो दूसरा हमारा है वो है राज्य का लोक लेखा। ये दूसरे प्रकार की निधि है। इसको पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 266 में ही की गई है। और इसमें कहा गया है कि संचित निधि में जो राशियां शामिल होती है, उनके अलावा सभी सार्वजनिक राशियां राज्य के लोक लेखा में जमा होती है। और इस खाते से धन निकालने के लिए सरकार को विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होती है। मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती ये चीजें। यानी संचित निधि से जो राशियां, संचित निधि में जो राशियां शामिल होती है, उसके अलावा सभी सार्वजनिक राशियां जो है वो राज्य के लोक लेखा में जमा होता है। और इस खाते से अगर धन निकालना है तो उसके लिए विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कोई शर्त नहीं दिया गया। तीसरा है राज्य की आकस्मिकता निधि। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जैसे कि एक अनुच्छेद है 267, ठीक है। इसमें राज्य के विधानमंडल को अधिकार दिया गया है कि वह राज्य की आकस्मिकता निधि नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि की स्थापना कर सकेगा। और इस निधि का उद्देश्य क्या है? इस निधि का उद्देश्य यह होगा कि जब तक किसी आकस्मिक खर्च के लिए राज्य के विधानमंडल ने सरकार को प्राधिकृत न किया हो, तब तक
राज्यपाल उसमें से आवश्यक धनराशि सरकार को अग्रिम यानी कि एडवांस के तौर पर दे सकेगा। और यह निधि जो है राज्यपाल के अधिकार में रहती है। और इसे संचालित करने के लिए संसदीय कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। संसदीय कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती। और राज्यपाल की ओर से जो है, राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का वित्त सचिव जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, इसका संचालन करता है। हमारा जो है यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। नहीं, हम लोग जो है एक टॉपिक और ले लेते हैं, और वो है विधानसभा और विधान परिषद की तुलना। कुछ नया नहीं है अब विधान परिषद की तुलना। कंपैरिजन बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो, विधानसभा और विधान परिषद को संविधान द्वारा न तो बराबर शक्ति दी गई है और न ही बराबर कार्य दिया गया है। इनके बीच में शक्ति संतुलन साफ तौर पर जो है वो विधानसभा के पक्ष में, क्योंकि विधानसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई है। लेकिन कुछ मामलों में विधान परिषद जो है वो विधानसभा की बराबरी कर सकता है। जैसे कि हम लोग लेते हैं, पहले वही हमारा आधार रहेगा कि हम लोग वे मामले देखते हैं जिनमें दोनों की शक्ति बराबर है, दोनों की शक्तियां बराबर है। हम लोग पहले ये मामले देखते हैं। और इसके तहत क्या है कि जैसे मुख्यमंत्री है, सीएम है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, ठीक है, नियुक्ति करना, इनमें इन दोनों की बराबर शक्ति है। जैसे कि मंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, हालांकि वे सभी विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। दूसरा जो है साधारण विधेयक के मामले में, साधारण विधेयक, ठीक है, को आरंभ करना, ये किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है, यहाँ भी बराबर शक्ति है। तीसरा है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों को स्वीकृति प्रदान करना या खारिज करना, ठीक है, ये भी दोनों में इसमें बराबर शक्तियां हैं। और चौथा जो है जैसे कि संवैधानिक संस्थाओं जैसे कि राज्य वित्त आयोग, इसके अलावा जैसे राज्य लोक सेवा आयोग आदि की नियमित रिपोर्टों पर विचार करना, इनमें भी दोनों की बराबर शक्ति है, ठीक है। अब हम देखते हैं वे मामले जिनमें विधानसभा की शक्ति ज्यादा है। शक्तियां जो है ज्यादा है। इसमें किसमें सबसे पहला तो वही आ जाएगा धन विधेयक के मामले में
क्योंकि धन विधेयक जो है आरंभ कहाँ किया जा सकता है, तो यह विधानसभा में ही किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं होता है आरंभ। और विधान परिषद उसमें ना तो संशोधन कर सकती है ना ही खारिज कर सकती है। और वो क्या कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा कि उसे 14 दिनों तक रोक ले, या 14 दिनों के भीतर संशोधन संबंधित सिफारिश भेज सकती है। विधानसभा इन सिफारिश को स्वीकार भी कर सकती है और खारिज भी कर सकती है। तो हर स्थिति में जो है विधानसभा की राय जो है वही अंतिम मानी जाती है। तो धन विधेयक के मामले में विधानसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। दूसरा जो हमने चर्चा किया था वित्तीय विधेयक, जिसका संबंध जो है अनुच्छेद 207 के पहले खंड के साथ था, ये भी केवल विधानसभा में ही आरंभ किया जा सकता, में ही आरंभ किया जा सकता, ठीक है। लेकिन इसके प्रस्तुत हो जाने के बाद ऐसे विधेयक के मामले में, जैसे कि मान लो अगर प्रस्तुत हो जाने के बाद, ठीक है, दोनों की शक्ति बराबर हो जाती है। लेकिन प्रस्तुत होगा तो सिर्फ विधानसभा में बराबर हो जाती है। और जो तीसरा है, जैसे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, इसकी शक्ति जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास है। अध्यक्ष के पास शक्ति है, तो इसलिए विधानसभा ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि जो बजट पारित करने की प्रक्रिया है, इसमें भी जो है विधानसभा के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि वह विभिन्न मंत्रालय द्वारा मांगे गए अनुदान पर विचार विमर्श भी करती है और उन्हें पारित भी करती है। और विधान परिषद उस पर बहस तो कर सकती है लेकिन उसको पारित नहीं कर सकती है। और जो साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक, इसके मामले में भी अंतिम शक्ति जो है विधानसभा के पास है। अंतिम शक्ति विधानसभा के पास है। जैसे कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक रोक सकती है। पहली बार में वो 3 महीने रोकेगी, जैसे हमने इस पे सिर्फ चर्चा किया था, इसको लिखा नहीं था। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने का स्पेलिंग गलत, 4 महीने तक रोक सकती है। और ये क्या है कि पहली बार में वो 3 महीने के लिए रोकती है और दूसरी बार में 1 महीने के लिए रोकती है, ठीक है। इस मामले में उसकी शक्ति जो है सिर्फ विलंब करने तक सीमित है, यानी देरी कर सकती है, विलंब करने तक सीमित है। और वह राज्यसभा से भी कमजोर है, ये चीज है। तो यहाँ पर विधान सभा जो है इसकी शक्तियाँ ज़्यादा हो जाती है। अगर हम लोग अगला लें तो मंत्री परिषद जो है, ठीक है, मंत्री परिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये भी किसके प्रति है? ये भी विधानसभा के प्रति है, विधानसभा के प्रति है, ठीक है। यानी विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्री परिषद को हटा सकती है, लेकिन विधान परिषद के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। इसके अलावा जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभा के जो निर्वाचित
सदस्य हैं, ठीक है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, मतदान करते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों को यह अधिकार नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगली चीजें हम लोग ये ले सकते हैं कि जो राज्यसभा के चुनाव में भी विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, विधान परिषद के नहीं, ठीक है। अगली चीज ये है कि विधान परिषद का अस्तित्व ही विधानसभा की इच्छा पर टिका हुआ है, और ये कैसे था तो हमने पहले देखा, इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि किसी राज्य को विधान परिषद की जरूरत पड़ती है तो वह इसके आलोक में जो है विधेयक पारित करके संसद को भेजता है, फिर वहां से आगे कार्रवाई होती है, तो इसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि विधानसभा विधान परिषद के उस साधन के लिए, यानी उसको हटाने के लिए, उस साधन के लिए विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर देती है, तो संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है, और इसके निर्माण में भी इसकी भूमिका होती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि विधान परिषद की शक्तियों के मामले में विधानसभा उसके आसपास भी नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो विधान परिषद शक्तियों के मामले में विधानसभा के आसपास भी नहीं पहुंचती है, ठीक है। बहुत से कानूनविदों की राय है कि वह एक अनावश्यक बोझ है, उसे हटा देना चाहिए, और इसलिए बहुत सारे राज्यों में जो है विधान परिषद नहीं है। लेकिन अब सचमुच में इस प्रश्न पर गंभीर विमर्श करने का समय आ गया है कि विधान परिषद हमारी राज्य व्यवस्था के लिए सहायक है या बाधक है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे न्यायपालिका को।